साथियों, आज की बातचीत व्यक्तित्व विकास परियोजना के अभी तक के इतिहास में पहली ऐसी अध्ययन चक्र की बातचीत है जिसमें नए, कम विकसित, छोटी कक्षाओं के कम समझदार और कम प्रतिबद्ध लोग, कम बौद्धिक क्षमता के लोग नहीं बैठे हुए हैं। जो भी बैठे हैं उन्होंने अपनी जिंदगी में जो किया, जो झेला, जो महसूस किया, जो सीखा, वह आम आदमी की तुलना में थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा बेहतर, थोड़ा सा और बारीक, थोड़ा सा और गहराई के साथ उन तक पहुंचा। इसीलिए आज का विषय लिया गया कि व्यक्ति का आत्मसंघर्ष और उसके सरोकार। मैं लगातार लोगों के बीच में दशकों तक उनकी बेहतरी के लिए प्रयास करता रहा और उन प्रयासों में आंशिक सफलता मिलती रही, यानी आंशिक असफलता भी मिलती रही। तो इसका मुझे भरपूर विश्लेषण करने का मौका मिला कि सदिच्छा, पूरी प्रयास, पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से, सामने वाला भी इस चीज को जानता, समझता, महसूस करता है कि उसका शत्रु नहीं, सबसे बेहतर मित्र हो। फिर भी अगर सफलता का प्रतिशत कम रहा और विफलता का प्रतिशत अधिक रहा, लगभग प्रत्येक केस में, तो कारण क्या है? इस पे सोचने का मौका मिला। हम सभी लोग उसी प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, कोई 2 कदम आगे, कोई 2 कदम पीछे। आत्मसंघर्ष और सरोकार का सवाल हमको हमेशा मथता रहता है। हमारा सरोकार क्या हो? निश्चित तौर पर आप जब छोटे होते हैं तो जिस परिवार में आप पैदा हैं, जिन भाई बहनों के साथ आपका अधिकतम समय गुजरा है, माँ बाप, भाई बहन, आपका गाय गोरू, आपका खेत खलिहान, आपका सरोकार उतनी दूर तक रहता है। थोड़ा और बड़े होते हैं, गली मोहल्ले के दोस्तों से दोस्ती होती है, स्कूल के दोस्तों से दोस्ती होती है, उनके साथ अंतरंगता बढ़ती है और फिर आपका सरोकार का घेरा थोड़ा और फैल जाता है। अब आपका समय बाहर भी गुजरने लगता है और घर में भी गुजरने लगता है। तो जैसे एक परिवार में एक बेटा पैदा हुआ तो माँ बाप का सरोकार उसी बेटे के साथ रहता है। लेकिन जब एक के बाद एक कई बेटे पैदा हो जाते हैं और दर्जनों बेटे पैदा हो जाते हैं, तो बेचारी माँ चाह कर भी अपने सारे बच्चों को एक साथ एक जैसा सरोकार महसूस नहीं कर पाती है। जो ज्यादा परेशानी में रहता है उसको ज्यादा ध्यान देती है। कभी कभी जो निरपराध रहता है वह भी दंडित हो जाता है। उस भीड़ में खोजना मुश्किल हो जाता है कि कछवा वध का असली कारण कौन था।
और जो असली कारण था वो नेप जाता है, और जो उत्पीड़ित रहता है वो और प्रताड़ित है। तो जब माँ के स्तर से जिसको कम से कम लोगों को डील करना पड़ता है अपने संतान के रूप में, यह चूक हो जाती है, तो किसी भी दूसरे व्यक्ति के जो आपके जीवन में बहुत बाद में आया, जिसका हस्तक्षेप उस रूप में उतना प्रभावी नहीं ही हो सकता जितना आपकी माँ का हो सकता है, जितना आपके पिता का हो सकता है, जितना आपका अपना खुद का हो सकता है, या आपके बचपन के लंगोटी बदल दोस्त का हो सकता है। तो वह असर उनकी तुलना में कम होता है। लेकिन अब आप बच्चे नहीं होते, अब आप बड़े हो रहे होते हैं। तो 3 चीजें आपको प्रभावित करती हैं। पहला प्रभावित करता है आपको स्कूल, परिवार से परे पहली चीज क्या प्रभावित करती है? स्कूल। दूसरी चीज आपको प्रभावित करता है बाजार, ठीक है। तीसरी चीज आपको प्रभावित करते हैं दोस्त। स्कूल, बाजार, दोस्त। दोस्त आपके मोहल्ले के भी हो सकते हैं, आपके गांव के भी हो सकते हैं, और आपके स्कूल क्लास के भी हो सकते हैं। लेकिन परिवार से परे अब इन 3 शक्तियों का भी आपके व्यक्तित्व पर आकर्षण और प्रभाव बनने लगता है। स्कूल शिक्षा का औपचारिक केंद्र है। एक निश्चित पाठ्यक्रम 40 से हमेशा ही ज्यादा बच्चे एक कम वेतन भोगी या किसी तरह से जी सकने वाला, टूटे हुए सपनों और टूटे हुए दिल वाला किसी विषय का शिक्षक और जेब पर नजर रखने वाला, गणित करने वाला धूर्त प्रबंधक। स्कूल इस संस्था का नाम है जिसमें आपके पिताजी आपको ले जाकर के हिला देते हैं। अब स्कूल एक ट्यूब जैसा है, शिक्षा प्रणाली एक ट्यूब जैसी है जिसमें से एक तरफ से आपको 5 साल की उम्र में घुसा दिया जाए। वो अपनी बंधी हुई नाली प्रणाली, प्रमुख रूप से बनाई गई नाली से आपको गुजारता है। पीछे से लोग घुसाए चले जा रहे हैं, आप मजबूर हैं कि आगे बढ़ते जाएं। वो प्रणाली ही मजबूर है कि आपको आगे बढ़ाते जाए, चाहे आप सीखें चाहे न सीखें, चाहे आप पास हो चाहे फेल हो, आप जहाँ खड़े हैं वहाँ खड़े नहीं रह सकते। अगले क्लास में बच्चों को एडमिशन जुलाई में लेना ही है, इसलिए अप्रैल में आपको पास फेल करके निकाला ही देना होगा। शिक्षा का पतन होने के साथ फेल होने का चांस समाप्त हो गया, और जब फेल होने का चांस समाप्त हो गया तो शिक्षा का और पतन हो गया, शिक्षक और लापरवाह हो गया, शिक्षार्थी और आत्मग्रस्त हो गया, मस्त हो गया। काले अक्षर, रूखा ब्लैक बोर्ड, बंद कमरा, ढेर सारी भीड़, जबरदस्ती का डंडे के दम पर पैदा की गई शांति मन को केंद्रित नहीं कर पा सकती। शिक्षा जिस माहौल में परंपरागत तरीके से अभी तक मिलती चली आ रही है, वह माहौल ही शिक्षा को ध्वस्त करने के लिए पर्याप्त। तो इस पर बहुत सारे वैज्ञानिकों ने शोध किया। मानव समाज का सबसे प्रबल पक्ष होने के चलते शिक्षा विज्ञान पर
ढेर सारे वैज्ञानिकों ने शोध किया, अपना काम किया, अभी भी शोध जारी, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, स्थानीय, हर व्यक्ति जो शिक्षा जगत से जुड़ा वो लगातार उस शोध प्रक्रिया का हिस्सा रहा। सार संकलन भी हुए, कुछ सकारात्मक हुए तो कुछ नकारात्मक भी हुए। वो दौर था जब रसूल हमजा तोब के पिताजी ने उनके उस्ताद से कहा कि उस्ताद, बच्चे का गोश्त आपका है, उसकी हड्डियां मेरी, और पूरे स्कूल में एक कोने में खाना पकता रहता था, धुआं भरता रहता था, और हर आदमी मुड़ी हिला हिला करके पढ़ने के लिए बाध्य था। जमीन पर बैठ करके चुटकुल लिए हुए उस्ताद जी, जिसकी मुड़ी नहीं हिलती थी, जिसकी मुंह से आवाज निकलना बंद हो जाती थी, या जिसकी आंख बंद होने लगती, उस धुआंरे कमरे में, अर्ध रोशन कमरे में लगातार बोलते रहना पड़ता था, पढ़ते रहना पड़ता था, नहीं तो सलाख से एक चुटकुल बचती। तो गुलामों का वो दौर कि जिस गुलाम का हथौड़ा चलना बंद हुआ, एक कोड़ा पड़ा, मास्टर का वो दौर। वहां से चलते हुए सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय तक कि अब किसी बच्चे को कोई टीचर पीटा तो उसके ऊपर बाल उत्पीड़न का मुकदमा चलेगा, वहां तक शिक्षा पहुंची। ब्लैक बोर्ड से व्हाइट बोर्ड तक, व्हाइट बोर्ड से स्क्रीन तक शिक्षा पहुंची, विकास जारी। अब व्यवस्था, बाजार आपको प्रभावित करे, तो आप घर में अभाव में जिए होते हैं। हम जिस वर्ग के सदस्य हैं, घर में अभाव में जिए होते हैं। तो पहली जरूरत हमको क्या होती है कि जैसे ही हम घर से बाहर निकलते हैं, वैसे ही न्यूनतम 100 चप्पल, स्कूल में नाम लिखाया तो 100 ड्रेस, 100 झोला, 100 टिफिन, और फिर खेलने वाले दोस्तों के बीच में तरह तरह के खेलों की चीजें, उनको नाश्ता करते हुए देख करके उस तरह के नाश्ते की चीजें। अब घर घर में टीवी पहुंच गया है, तो टीवी के एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से बहुत सारी चीजें, वो जो हमारी जरूरत, मूलभूत जरूरत थी, परिवार की जरूरत थी, सपना था कि कचहरी फट गई, अब एक लेवा और जुटाना चाहिए, एक साड़ी उसके ऊपर और ओढ़ा करके सिल दिया जाए, थोड़ी और मोटी हो जाए, दम पकड़े। मड़ई सड़ गई, अंदर से टपक रहा है, इस कमरे में आ रहे पानी की तरह, ऊपर का कमरा धुला जा रहा है, नीचे के कमरे में पानी टपक रहा है। अब उसके टपकने का रास्ता रोकने भर को फाइनेंस तो रोकिए, नहीं तो झेलिए। तो मड़ई को फिर से छाना है, लेकिन छाने भर को अर्थव्यवस्था नहीं जुट रही। दरवाजे पर पानी लग रहा है बरसात में, मट्टी पाटनी है, ट्राली की मट्टी खरीदने भर को दम नहीं। इस पूरी चीज में जूझता हुआ परिवार, न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए जूझता हुआ परिवार से निकल करके जब आप स्कूल और बाजार की तरफ बढ़ते हैं, तो बाजार आपके अंदर ऐसी भूख पैदा करता है जो आपकी बुनियादी जरूरत नहीं था। अब वह आपके लिए विलासिता का, सुविधा भी नहीं, विलासिता का एक ऐसा शौक पैदा करता है। 3 तरह की जरूरतें हैं, बुनियादी जरूरतें, काम करने के लिए आवश्यक सुविधाओं वाली जरूरतें, और सुविधाओं के ऊपर विलासिता की जरूरतें, ऐश आराम। तो बाजार आपको बुनियादी जरूरतें तो नहीं दे पाया आपके बचपन में, आपके पिताजी के परिवार के पूरी मेहनत के बावजूद। वह आपकी आवश्यकता की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा सकता। बोले हिंदी की किताब इंटरमीडिएट, बोले 250 रुपया लिखा हुआ है, कितने लोग खरीदना पसंद करेंगे? तो वो क्वेश्चन बैंक खरीदेंगे, क्वेश्चन बैंक से इम्तिहान देंगे। उसको गहराई से पढ़ने के लिए उनके पास समय नहीं है। अगर खड़े जाइए 2 मिनट के लिए, अगर गहराई से पढ़ने के लिए समय नहीं है और खरीदने के लिए पैसा नहीं है,
फिर भी वह नौजवान भी सपना क्या देखेगा? महानगर में पल रहा है तो मैकडोनाल्ड का बर्गर, छोटे शहर में पड़ रहा है तो 5 स्टार का चॉकलेट। सपना जरूर देखेगा। पाए भले पार्ले जी का बिस्कुट, पार्ले जी का बिस्कुट खा करके और ठेले का समोसा और चाट खा करके, फुल्की खा करके उसका पेट नहीं भरेगा, वो भी जानता है। खाना रोटी पड़ेगा। फल खरीदने के बजाय वो जाएगा, चाय पिएगा, समोसा खाएगा, भाजी खाएगा, टिकिया खाएगा। ये बाजार ने आपके अंदर पैदा किया। आप जिस बाजार से निकले तो उस पे जलेबी की दुकान लगी हुई थी, लोग जलेबी खा रहे थे, तो आपको लगा कि ये भी कोई चीज है खाने वाली। आप गए, खाए, बढ़िया लगा, बाद में मन किया। देखा देखी पुण्य, देखा देखी पाप। आपने देखा सिनेमा कोई चीज है, लोग सिनेमा देख रहे हैं, आपके दोस्तों ने आपसे चर्चा किया, आप सिनेमा देखने पहुंचे। आपने देखा सिगरेट कोई चीज है, आपके दोस्तों ने चर्चा किया, निकाल ले एक फूक तू भी ले। और गंजेड़ी, जिसको गंजेड़ी बनाना होता है तो पहले उसको चिलम नहीं पकड़ाते, उससे कहते हैं कि ये जरा रस्सी हमारी भर दो, उसका चक्का बना दो अंगूठी जैसा। उसके बाद उसको कहते हैं कि एक छींक में फंसाओ और कौला जल रहा है उसमें ले जा करके जरा धरा के ले आओ। जब धरा के ले आता है उसको बहुत प्यार से बैठाते हैं, उसके बाद उससे ले करके उसको गरम गरम अपनी चिलम के ऊपर रखते हैं और तब जब फूंक मारते हैं तो उसमें से निकला हुआ धुआं इतना मीठा होता है, उस धुएं की महक आकर्षण पैदा करती है और वहाँ होने वाली बातें इतनी रुचिकर होती हैं कि वो बातें आदमी एंजॉय करता है। गांव का आदमी गांजा पीना सीख लेता है, शहर का आदमी पब में जाना सीख लेता है और डिस्कोथेक में। तो मल्टीप्लेक्स और माल कल्चर में अपर मिडिल क्लास और मेला ठेला और बाजार में चट्टी चौराहे पर लोअर मिडिल क्लास पहुंचता है, खर्च करता है, खर्च करके आनंद महसूस करता है, एंजॉय करता है। क्रिकेट के खेल में जाकर के खिलाड़ी कुछ नहीं पाते, आनंद पाते, उन्हें लगता है यही आनंद है। लेकिन ये बाजार का असर आपकी जेब से पैसा निकालता है, पैसा डालने का कोई जरिया नहीं बना पाता। या आप देखते हैं कि कट्टा खरीदना है तो 5,000 रुपया, गोली खरीदना है तो 200 रुपया होना पड़ेगा, और कट्टा और गोली या मोबाइल खरीदना है तो 1,000 रुपए से लेकर के 4,000 6,000 रुपए तक, और फिर उसमें नेट पैक भरवाना है तो 100-200 रुपया। वो पैसा आपसे बाजार लेता है। अपना सामान आपको देने के लिए, आपको वो आनंद देने के लिए, सुख देने के लिए आपसे क्या लेता है? पैसा लेता है। पैसा देने का कोई जरिया बाजार अभी आपके पास नहीं पैदा कर पाता जिस उम्र में हम आप जी रहे हैं। तब आप सोचते हैं कि मैं बड़ा हो जाऊंगा तो यदि होता कि नर नरेश मैं राजमहल में रहता, सोने का सिंहासन होता, सिर पर मुकुट चमकता, बंदी जनगुण गाते रहते दरवाजे पर मेरे, प्रतिदिन नौबत बजती रहती संध्या और सवेरे। वो सपना आदमी देखना शुरू करता, अपना सपना मनी मनी। तो अपना सपना मनी मनी, मनी क्यों चाहिए? क्योंकि बाजार में देना है। मनी क्यों चाहिए? क्योंकि बाजार से लेना है, सुविधाएं लेना है, ऐश का सामान लेना है। फिर एक संकट और आता है आपके जीवन में, जब आप बाल्यावस्था से किशोरावस्था में परिवर्तित होते हैं, विकसित होते हैं, तो आपका शरीर रूपांतरित होता है और आपके शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथियां शरीर के विकास के साथ साथ
आपके अंदर यौन भावना विकसित करती है। अपने यहाँ यौन विषय पर चर्चा वर्जना है, टैबू है, उस पर बात नहीं करना। तो जिस पर बात नहीं करना उस पर सबसे ज्यादा आकर्षण आदमी का होता है। जिस समाज में लड़के और लड़कियां साथ साथ बैठ के बात करते हैं उसमें सहज ढंग से बात करें, नहीं तो जिस लड़की को आप पहली बार देखते हैं उससे बोलने में आपका गला सूखने लगता है और आप उस लड़की को ही देखते रहना पसंद करते हैं। कुछ लोग लड़की देखने के लिए ही कोचिंग तक पहुंचते हैं, कॉलेज तक पहुंचते हैं, बाजार तक पहुंचते हैं। कुछ लोग उससे भी आगे बढ़ जाते हैं, कॉलेज के गेट के बगल में खड़े हो जाते हैं सुबह शाम आग सेकने के लिए। और उसके आगे बढ़ने पर फिर वर्जनाएं विकृतियों में पहुंचती हैं और विकृतियां जाकर के वहां पहुंचा देती हैं कि आदमी के नीचे, पशु के नीचे आचरण करने लगता है। वो दिन में बहुत बढ़िया रो लगा करता है, मुखौटा लगा के, और मौका पाने पे वो भेड़िए जैसा सलूक करने लगता है। रेप कांड के एक के बाद एक उदाहरण आते हैं। उसके पीछे कहीं न कहीं वो कुंठाएं हैं, जो कुंठाएं वर्जनाओं के चलते पैदा। विकसित समाज, विकसित मस्तिष्क में ऐसी वर्जनाएं नहीं होने पर सहजता होती। अब बाजार का असर हुआ, शारीरिक विकास हुआ, स्कूल का असर हुआ, दोस्तों का असर हुआ, और उसके साथ साथ आपके अंदर बल बढ़ रहा। आप छोटे बच्चे नहीं रहे, भोजन कर रहे हैं, शरीर बढ़ रहा है, तो बल भी, ताकत भी तो बढ़ गई है। तो अपनी अकल और अपनी ताकत, हरकुलिस से ज्यादा ताकत और आइंस्टीन से ज्यादा अकल समझ में आने लगती है। आप टीनेजर हैं, टीनेजर का आत्मसंघर्ष, बात मत मानो, यहीं से शुरू होता है। किसी की बात मत मानो, किसी से अपने को कम मत समझो। जो दब्बू लोग भी हैं, जो किसी के सामने खुल के बोल नहीं सकते, जो चार पड़ाका खा करके पेपे करते हुए गल्ली पकड़ के भाग लेते हैं, वो लोग भी जब अकेले में आत्मसंघर्ष कर रहे होते हैं, उस घटना को दोबारा जी रहे होते हैं, तो कहते फलनवा ऐसे कहा तो मैंने ऐसे कहा होता तो बहुत बढ़िया रहा होता, मैं ऐसे नहीं कह पाया, अगली बार कोई ऐसा आएगा तो मैं ऐसे जरूर कहूंगा। या उसने मुझको एक पड़ाका मारा, लेकिन क्या बताऊं, मैं मार नहीं पाया। अगर मेरे पास और ताकत रही होती तो मैं उसको मजा सकता था। अभी वो बड़ा है, मैं छोटा हूँ, कहीं और बड़ा हो जाऊं तब उसको बताऊंगा कि मुझको कैसे उसने मारा था और मैं कैसे रोया था। तो ये संघर्ष सबसे कमजोर आदमी के अंदर चलता है और सबसे मजबूत आदमी के अंदर भी चलता है। प्रतिक्रिया का, प्रतिवाद का, प्रतिशोध का संघर्ष। प्रतिशोध का संघर्ष चाणक्य को चाणक्य बनाता है, दुर्योधन को दुर्योधन बनाता है, कर्ण को कर्ण बनाता है, राणा प्रताप को राणा प्रताप बनाता है। प्रतिशोध का संघर्ष, प्रतिवाद का संघर्ष गांधी को गांधी बनाता है। वह घटना नहीं हुई होती तो आदमी उच्चरक आदमी नहीं होता। अगर काम मिलता रहता तो इस किताब की रचना इस रूप में नहीं होती, कोई और किताब होती। या हो सकता है किताब रचने से ज्यादा जिंदा लोगों के बीच में काम करने का समय रहता। वर्षों तक किताब नहीं आई, अचानक आई, वर्षों तक बैठे रहने का परिणाम। तो आपको जो चीजें प्रभावित करती हैं वो सभी आपसे बाहर है। इतनी चीजें आपको प्रभावित करती हैं। फिर से उनको समेटे, सूत्रबद्ध करें। क्या प्रभावित किया? सबसे पहले आपको आपकी माँ ने प्रभावित किया। उसके बाद माँ ने धमकाया, देखो खूब बदमाशी कर लो, शाम को पिताजी आएंगे ना, पापा के आते ही तुम्हारी खबर लेंगे। तो पापा नहीं हुए, भौकाल हो गए। अब आपको माँ ने भूत से डरवाना बंद कर दिया, बकाऊ आ जाएगा। अब वो बोलेगी कि पापा आ जाएंगे। अब पापा और मम्मी के बीच के साथ आपके भाई बहन हैं, जिनके बीच में आपके अंतर्द्वंद चलते रहते हैं। उसके बाद आपके गली मोहल्ले के लोग हैं, आपके घर के विजिटर्स हैं,
अंकल जी, आंटी जी, दीदी जी, दीदा जी। उसके बाद आपके दोस्त हैं, स्कूल है, स्कूल में अलग अलग शिक्षक हैं, अलग अलग व्यक्ति हैं, उनका अलग अलग असर है। उसके बाद आप घर से स्कूल तक जाते हैं तो रास्ते में बाजार है। बाजार आपके अंदर महत्वाकांक्षा पैदा करता है उपभोग की, और आप बाजार के जाल में फंसते चले जाते हैं। उसके बाद अब आपकी परिवार की बुनियादी जरूरतें आपके सपनों का पहला आधार बनाती हैं। द्रोणाचार्य अपने बच्चे को दूध नहीं दे पाए, महाभारत करने तक दुर्योधन के पक्ष में खड़े रहने के लिए बाध्य हुए। उनका बच्चा उस्ताद का बेटा होने के चलते वीआईपी ट्रीटमेंट पाया और अंतिम क्रूर कर्म तक, गर्भस्थ शिशुओं की हत्या तक करने तक पहुंचा। उनसे भी निकृष्ट कर्म कर गया। उन्होंने तो जिंदा एकलव्य का अंगूठा कटवाया और बेटे ने तो सब कुछ ध्वस्त हो चुका था। बच्चों और औरतों पे कोई वार नहीं करता, वो गर्भस्थ शिशुओं पर वार कर बैठा। तो इतने बड़े विद्वान का इतना ना खादा बेटा। अब इस परिस्थिति में आपके ऊपर अलग अलग व्यक्तियों का प्रभाव पड़ता है, अलग अलग घटनाओं की क्रिया प्रतिक्रिया होती है, और आप प्रतिवाद करते हैं, प्रतिरोध करते हैं, प्रतिशोध तक पहुंचते हैं। प्रतिशोध माने बदला, प्रतिवाद माने उसके जवाब में कुछ करना, बात के जवाब में करना, प्रतिरोध माने मना करना कि भाई देखिए ऐसा मत कहिए, नहीं ठीक नहीं होगा। उसके बाद भी नहीं माना तो फिर फाटेट तक पहुंचते हैं। तो एक्शन रिएक्शन में जीते हैं। उसने मुझको मुकदमे में फंसाया, मैं उसको मड़ाई फूक दूंगा। तो उसके पास तो मड़ैया है, आप चाहे फूक दीजिए चाहे छोड़ दीजिए, लेकिन मड़ाई फूकते ही आप मड़ई फूकने वाले के रूप में मशहूर हो जाएंगे। जिसको अपनी मड़ई फुकवानी होगी आपको कहेगा कि एक बोतल दारू लो, एक तो गड्डी लो 100 रुपए वाली, और ले जाओ फलनवा की मड़ई फूक दो, फलनवा का खेत फूक दो। तो आप पूरे सिवान में मड़ई और खेत फूकते दिखाई देंगे, और हर आदमी आपको जानता होगा कि वही मड़ई खेत फूकने का ठेका लेता है, सुपारी लेता है, और कुछ नहीं करता, खाली मड़ई फूकता, खेत फूकता। पहले लोग जानते थे कि कौन बैल छोड़ करके ले जाता है, पूरा रियाज का रियाज जानता था कि फलनवा आदमी खुंटा से बैल छोड़ता। लेकिन जिसकी भी जिससे दुश्मनी होती थी वो उसको बोलता था कि उसके बैल का पगार छोड़ दो, ले जाओ बेच दो। बैल चुराने वाले, बेचने वाले, तब यही ना प्रॉपर्टी थी। कंप्यूटर नहीं था, मोटरसाइकिल नहीं थी, मोबाइल की चोरी नहीं हो सकती थी, बैल की चोरी हो सकती, तो बैल की चोरी होती थी। और लोग सजग भी रहते थे। बैल जैसे ही बोलना शुरू किया, कुछ हाथ पैर को पटकने लगा अपरिचित आदमी को देख के, तो किसान लाठी लेके जाग जाते थे, लालटेन उलटेन अपना धराने लगते थे, चोरबत्ती लेके घूमने लगते थे, लेकिन फिर भी बैल की चोरी होती थी। अब क्या होता है, ट्यूबवेल उखाड़ लेते हैं तो पूरा इलाका जानता है, पुलिस वाले भी जानते हैं, चोर भी जानते हैं, किसान भी जानते हैं कि कौन ट्यूबवेल उखाड़ने वाला है। बोरिंग उखाड़ लेते हैं, मोटर लेके भाग जाते हैं। तो उस चीज पे आप उस रास्ते पे बढ़ रहे हैं। उस रास्ते पे आपको बढ़ाया किसने? आपके प्रतिशोध ने, आपके दोस्तों ने, चाहे वो आपको गांजा की सेक्स लगाए, चाहे सेक्स लिटरेचर का शौक लगाए, चाहे आपको सिगरेट पिलाए, चाहे आपको फिल्म सिनेमा तक ले गए, चाहे क्रिकेट मैच तक ले गए, बाजार में। अब इन तीनों चीजों के असर के बीच आपका बढ़ता हुआ शरीर अपनी खुद की जरूरतें महसूस करता है। बढ़िया फैशन के कपड़े आप क्यों पहनना चाहेंगे? बढ़िया हेयर स्टाइल में बाल खड़े करके, सुअर बर्रा बना करके स्पाइक क्यों घूमना चाहेंगे? क्योंकि जो आपको देखे तो आप सुदर्शन लगे।
आपके व्यक्तित्व से प्रभावित हो। करनी करतूत भले ना हो, ड्रेस ठीक ठाक हो, ताकि कुछ लड़के आपसे जले, कुछ लड़कियां आपसे मरे। इस चक्कर में आप जो लक्ष्य लेकर के स्कूल तक गए, तो पहले उस स्कूल के मैनेजर ने उस लक्ष्य को तोड़ा, शिक्षा पद्धति ने तोड़ा, टीचर ने तोड़ा, आपके साथियों ने तोड़ा, स्कूल के माहौल ने तोड़ा, और फिर जो बाहर से प्रभाव पड़ रहे हैं उन प्रभावों ने तोड़ दिया। खत्म हो गया, मर गया लक्ष्य। पढ़ाई गई भवानी के भट्ठे में। अब आप एक बढ़िया फैशनेबल नौजवान हैं। इसके बाद आपका वर्तमान है, अभी सपने हैं, कुछ परिवार की जरूरतों के, कुछ अपनी महत्वाकांक्षाओं के, और कुछ दूसरों को देख के आइकन मॉडल। पूरे इलाके में कोई आईएएस नहीं है, सब सिपाही भी हैं, तो यहाँ वनडे कंपटीशन की तैयारी करने वाले हैं। आईएएस की तैयारी करने वाला कोई है या नहीं? सब पुलिस में भर्ती हो रहा है, तो मैं भी पुलिस में भर्ती हो रहा हूँ। क्या बनेगा? सिपाही बनूंगा। कितना पढ़े? बीए पढ़ा। अरे बीए पढ़े तो सिपाही क्यों बनोगे? कप्तान क्यों नहीं बनते? चपरासी क्यों बनोगे? मास्टर क्यों नहीं बनते? जब पढ़ ही लिए तो उसके बाद क्लर्क क्यों बनोगे? आईएएस क्यों नहीं बनते? उन्हीं परिस्थितियों में वही तैयारी तो उसके लिए भी करना, थोड़ा टाइट करना, लेकिन नहीं, एक माहौल बना हुआ है तो उसके लिए। तो उस दिशा में आपकी गति को, आपके चिंतन को, आपके आचरण को कौन प्रभावित कर रहा है? आपका परिवेश। बात सूत्रबद्ध होकर मैंने दोहरा दिया। अब वह परिवेश कैसे बना, वह अलग विषय। परिवेश एक दिन में नहीं बना, जैसे बना बना। आपके अंदर का इंसान कैसे बनता चला जा रहा है, बदलता चला जा रहा है, हमारा आज का विषय है। आपके सरोकार बदलते गए। पहले आपके सरोकार में कौन था? आपके माँ बाप, उसके बाद आपके भाई बहन, उसके बाद मोहल्ले का गांव के लोग, उसके बाद दोस्त, उसके बाद स्कूल के लोग, उसके बाद आपका इलाका। ठीक है, 2, 4, 5, 10 गांव के लोग। अब इलाके से आगे जब आपका सरोकार बढ़ता है तो आपको लगता है कि अपना जिला। जब आप जिले से बाहर जाते हैं तब लगता है अपना जिला। गांव से जब जिले में आते हैं तो आपको अपना इलाका अपना लगता है, अपना गांव अपना लगता है। लेकिन जिले से बाहर जाते हैं, आप बनारस जाएं, इलाहाबाद जाएं, दिल्ली जाएं, तो आपको लगता है कि आजमगढ़ मेरा आजमगढ़। आजमगढ़ में आपका एक को धूर जमीन नहीं, किराए के घर में रहते हो, है ना? किराया नहीं दे, मकान मालिक घर से बाहर निकाल देगा। कार्ल मार्क्स को निकाल दिया तो आप कौन चीज है? तो लेकिन आपको लगता है कि नहीं, तब लगता है मेरा देश। ये मैं और मेरा का बोध फैलता चला जाता है, उसमें हम और हमारा समाता जा रहा है, आपके अनदेखे अनजाने। कोई कहता है मैं हिंदू, तो आप अकेला हिंदू थोड़ी है। कोई कहता है मैं मुसलमान, तो आप अकेला मुसलमान थोड़ी है। इस रूप में मैं से हम तक की यात्रा होती चली जा रही। आपको लगता है कि मैं ही बोल रहा है, लेकिन वो बोल कौन रहा है? हम बोल रहा है। ज्ञान का वैज्ञानिक सिद्धांत अलग से चर्चा किया जाएगा कि आपका मैं नहीं होता, आपका मैं हम का विस्तार होता है, अभिव्यक्ति होता है, प्रतीक होता है। तो अब आपकी जरूरतें केवल आपकी जरूरतें नहीं है, आपके सपने केवल आपके सपने नहीं है, वो आप जैसे न जाने कितने नौजवानों के सपने हैं जो टूट रहे हैं, दरक रहे हैं, बिलबिला रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तनावग्रस्त हो रहे हैं और जूझ रहे हैं, हार रहे हैं, फिर भी जूझ रहे हैं लगातार। पूरी धरती पर, केवल आजमगढ़ में नहीं, केवल आपके गांव में नहीं, केवल यहाँ बैठे हुए लोग नहीं, पूरी धरती पर आपकी उम्र के अधिकतम लोग इन्हीं समस्याओं से जूझ रहे हैं। समाधान क्या है? आपके सपने पूरे कैसे हों? तो सबसे पहले आपको निश्चित करना पड़ेगा कि आपका सपना है क्या वाकई। जो बचपन में सपना था, जो उन्होंने बताया तो चांद की कहानी से लिया कि सिपाही को देखा,
तो ट्रैफिक वाला बनने लगे, स्कूल में गए मास्टर सबको मार रहा था, उसका रुआब ज्यादा दिखा तो मास्टर बनने लगे, डीएम के आगे लाल बत्ती कतर कतर दिखाई दी तो डीएम बनना चाहे। ठीक है, तो आपका सपना आपको तय करना। आपका सपना पैसा है कि आपका सपना मनुष्य? जिसका सपना पैसा है उसका सपना मनुष्य नहीं हो सकता, असंभव है। इस पर पूरा एक लेक्चर डर, क्योंकि वो पैसे के चक्कर में पड़ेगा। जो सबसे करीब का आदमी अपने करीब का होगा, सबसे प्रिय होगा, सबसे पहले उसके स्नेह का वध करेगा, उससे दूरी पैदा करेगा, उसको ठगेगा, घर में चोरी करना शुरू करेगा, तब बड़ा डकैत बनेगा और पहला झूठ बोलेगा तो नटवर लाल बन जाएगा। तो अगर आपका सपना पैसा है तो उसकी शर्त है, पहली शर्त है कि आप झूठ बोलिए, आप चोरी कीजिए, आप धोखा दीजिए, क्योंकि बिना इसके मेहनत मशक्कत की कमाई से 99% लोगों के पास पैसा नहीं। जीने खाने भर को है, मर नहीं रहे, जी ही रहे हैं, कोई थोड़ा मोटा कोई थोड़ा महीन, लेकिन पैसा नहीं। दूसरा, अगर आपका सपना हथियार है, प्रतिशोध है, तो उसके भी लोग समाज में सक्रिय हैं, उनकी दोस्ती की। अगर आपका सपना विद्वत्ता है, पीएचडी करना है, आपके नाम के आगे डॉक्टर आयुष्मान श्रीवास्तव लिखा जाए, तो उसके भी लोग सक्रिय हैं। समाज है तो हर तरह के लोग सक्रिय। जब हर तरह के लोग सक्रिय हैं, तो पहले आपको क्या निर्धारित करना पड़ेगा कि आप इन विविधतापूर्ण रंग बिरंगी दुनिया में तरह तरह के लोगों के बीच में से खुद को कैसा बनाना चाहते हैं। आप हर एक जैसा नहीं बन सकते, आपको कोई एक चुनना पड़ेगा। की मृगनयनी की मृगशाला चुनना तो पड़ेगा। तो एक चयन आपको मन बना करके ठंडे ढंग से 20 रास्ते हैं जिंदगी के, सबके बारे में कागज लेकर के पॉइंट वाइज सबका शीर्षक डाल दीजिए। शिक्षक, पुलिस अधिकारी, वकील, बैंक कर्मी, आईएएस, नेता, गुंडा, व्यापारी, ठेकेदार, किसान, मजदूर, कुछ भी, जो भी आप बनना चाहें, हर एक कागज पे उसका नाम ऊपर लिखिए। 10-20 कागज निकाल लीजिए। हर एक की जिंदगी की अच्छाइयाँ और चमक जितना आप देख पा रहे हैं, उस चमक और अच्छाइयों के बारे में पॉइंट पॉइंट खाली लिख दीजिए। सबका पॉजिटिव लिख दिया आपने, हर कागज को बीच में से लाइन से फाड़ दीजिए। एक तरफ पॉजिटिव हो गया, दूसरी तरफ हर पेशे से जुड़ा हुआ, हर तरह के इंसान से जुड़ा हुआ नेगेटिव लिख दीजिए। उसकी कमियां, उसकी सीमाएं, उसकी गड़बड़ियां, उसके चलते क्या क्या चीजें नहीं हो सकती हैं, वो उसके बारे में लिख दीजिए। और तब अस्थिर चित्त से लिख करके, लिखने में भी जल्दबाजी मत कीजिए, सोचना पड़ेगा लिखने की, ऐसे नहीं लिखा जाएगा। जब लिख लीजिए तो रख दीजिए उठाकर, 2 दिन आराम कीजिए, दिमाग को राहत दीजिए। और जब दिमाग राहत से हो जाता है, तब सब कागज उठाइए, अलग ढंग की कलम उठाइए लाल रंग की, और सबका नंबर जोड़ करके सबका पॉजिटिव का नंबर जोड़ दीजिए, नेगेटिव का नंबर जोड़ दीजिए। जिसका पॉजिटिव का नंबर सबसे ज्यादा आपको लगे और नेगेटिव का नंबर सबसे कम लगे, उस लाइन को अपने लिए आप अपेक्षाकृत बेहतर लाइन मान करके चुनिए। जैसे इंजीनियर किसी जमाने में लोग बनना चाहते थे, गणित पढ़ना चाहते थे, अब क्या बनना चाहते हैं? अब इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे, किसी से पूछा जाए तो लास्ट ईयर का स्टूडेंट कहेगा उसकी तैयारी करने वाले से, मता 18,000 की नौकरी मिलेगी, 19 की नहीं मिलेगी, बड़ी मेहनत से पढ़ाई किया है मैंने, इतने में तो अकेले भी कमरा लेके नहीं जी सकता, शादी कहाँ से करूंगा? शादी नहीं करूंगा तो दिमाग में जीवन भर सेक्स फ्रस्ट्रेशन रहेगा। तो ऐसे में कुछ बन जा, इंजीनियर मत बन। उसका अनुभव ले लीजिए, डॉक्टर के पास जाइए,
वो भी आपको बताएगा। तो प्रिंस क्रोपाटकिन की नवयुगों से जो बातें इसीलिए महत्वपूर्ण किताब है कि वह आत्मसंघर्ष में निर्णय करने में आपको एक तस्वीर, एक झलक दिखाती है अलग अलग पेशों के अच्छाइयों की और उसकी सीमा, अच्छाइयों की कम, सीमाओं की ज्यादा। क्योंकि क्रोपाटकिन खुद पढ़े लिखे थे, नाम ही प्रिंस जिसका है, तो केवल नाम के प्रिंस नहीं थे, असली प्रिंस थे। तो जब आप अपना लक्ष्य चुन लेते हैं, अब उसके लिए जूझिए तो निश्चित जानिए, मेरे गुरुजी ने कहा था और मैंने बार बार देखा है। कमला उस बात को कहने की कोशिश की है, लेकिन मेरे गुरुजी ने सूत्रबद्ध करके कहा, बोले जाओ बेटा, लड़ो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, भाग के मत मर खप जाना, तुम्हारी मौत की खबर मुझे मिल जाएगी, मुझे संतोष मिल जाएगा, लेकिन तुम भाग के लौट करके मेरे पास मत आना, लड़ो। उन्होंने कहा ये दुनिया कल्पवृक्ष है, इससे जो मांगोगे वो देख। कल्पवृक्ष एक ऐसा काल्पनिक वृक्ष है जिससे आप उसके नीचे जाइए और कह दीजिए कि ये मुझे चाहिए, शेर आ जाए तो शेर आ जाएगा, और अगर आपके मन में डर समा गया कि शेर मुझे खा न जाए तो शेर आपको खा जाएगा। तो मैंने इस दुनिया से जो मांगा, जब मांगा, जितना मांगा उससे कम दिया, जिस क्वालिटी का मांगा उससे घटिया क्वालिटी मिली, क्योंकि बाजार में जो माल रहेगा वही ना मिलेगा भाई। आजमगढ़ की बाजार से खरीदारी करनी है तो बोन चाइना की बेस्ट क्रॉकरी या बढ़िया आइसक्रीम तो मिल ही नहीं सकती, उसके लिए तो और बड़ी बाजार में जाना पड़ेगा। तो जो सोसाइटी में उपलब्ध था उसने अपनी पूरी ताकत कुवत भर दिया, पूरी जिंदगी दिया, बार बार मांगा, कम से कम दर्जनों बार मांगा और हर बार दिया। जब मुझे दिया, मेरे से पहले अनेक लोगों को दिया, जिनकी कहानियां हम पढ़ते हैं, जिनके किस्से हम सुनते हैं, तो आपको भी देगा। आप अगर चोर बनना चाहिएगा तो चोर बन जाइएगा, रोगी बनना चाहिएगा तो रोगी बन जाइएगा, गजेड़ी बनना चाहिएगा गजेड़ी बन जाइएगा, पहलवान बनना चाहिएगा पहलवान बन जाइएगा, स्मगलर बनना चाहिएगा स्मगलर बन जाइएगा, कलेक्टर बनना चाहिएगा कलेक्टर बन जाइएगा, और मुलायम सिंह बनना चाहिएगा तो मुलायम सिंह ही बन। जो आप चाहिएगा आप निश्चित बन जाएंगे, कोई आपको रोक नहीं सकता। वेयर देयर इज विल देयर इज वे, जहाँ चाह वहाँ राह। वेणुगोपाल की कविता है कि जहाँ कुछ नहीं है वहाँ एक सपना है, जहाँ एक सपना है वहाँ एक शुरुआत है। और बरगद के बीच सरसों के छोटे और 1 किलोमीटर के घेरे की बात अभी कमला करके गए। तो आपके चाहने का एक निश्चित पैमाना होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। अगर आप अपनी अर्थव्यवस्था पे जीना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे आपको पैसा पैदा करने के लिए अपने अंदर क्षमता पैदा करनी पड़ेगी। या तो आपको व्हाइट कॉलर लेबर बनना पड़ेगा, या तो ब्लू कॉलर लेबर बनना पड़ेगा, या तो शरीर तैयार कर लीजिए या तो दिमाग तैयार कर लीजिए। अगर आपको नौकरी करनी है तो आपको यस सर करना सीखना पड़ेगा, नो सर करके नौकरी नहीं कर सकते। तो आपका फैसला दूसरे लोग करेंगे, सुबह से शाम तक क्या करेंगे और शाम से सुबह तक क्या करेंगे उसका फैसला आप करते रहेंगे। इस रूप में अगर आप मुक्ति के पथ पर लोगों को सचेत करने, जागृत करने के काम में अपने को लगाना चाहें, जरा सा लगाना चाहे, उसके टच में रहना चाहे, जैसे तेज चाल से नाचता हुआ, मोटर की ताकत से नाचता हुआ चाकू पथरने वाला पत्थर, खाली लोहा उसके टच में रहता है तो भी चिंगारी छिटकती है, और जो पत्थर के साथ मिलकर के पत्थर हो गया, जो चुंबक के साथ मिलकर चुंबक हो गया। तो उसकी बहुत बढ़िया इस चीज को लिखते हैं कि आप क्या बन जाते हैं, क्या हो जाते हैं। जाने बिन न होई परतीति,
बिन परचीति होय नहीं प्रीति, सोई जानई जहि देहु जनाई, जानत तुम्हई तुम्हई होई जाई। अर्थ क्या हुआ? बिना जाने यकीन नहीं होता, प्रतीति अनुभूति नहीं होती, बिना अनुभूति हुए प्रेम नहीं होता, उसके प्रति लगाव नहीं होता। जिसको आप जान लेते हैं, किसको जान लेते हैं? उसी को आप जान पाते हैं जो अपने आप को आपको जना देता है। आपने अपने बारे में बताया, जनार्दन ने अपने बारे में बताया, हमारे दोस्त सबसे जिम्मेदार आदमी, इन्होंने अपने बारे में बताया, इन्होंने अपने बारे में नहीं बताया, चुप रहना पसंद किया। ये बोले, लेकिन ऐसा बोले जो इनके आत्मसंघर्ष के बारे में नहीं, तो वो जो बताया वो बताना नहीं होगा। वो बोले तो कुछ उपदेशात्मक था, आत्मसंघर्ष नहीं। तब आपका बताना और जानना एक दूसरे पे निर्भर करता है। आप उसको उतना ही जान सकते हैं जो अपने को आपको जितना बता दे, और जितना आप उसको जान लेंगे, सोई जानई यही देहु जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। मिलने से पहले न जनार्दन इनकलाब शब्द सुने होंगे, न आप इनकलाब शब्द सुने होंगे, न आयुष्मान सुने होंगे। सही कर रहा हूँ? सुने थे इसके पहले ये सब चीज? नहीं सुने थे। तो आप सुन लिए, जान लिए, तो अब इनकलाबी क्या होता है, कैसे इनकलाबी बना जा सकता है, ये भी आपके अंदर जिज्ञासा पैदा हुई। क्योंकि आपने इनकलाबियों की कहानियां सुनी, इनकलाबी की जिंदगी देखी, उसके काम करते देखे, उसके प्रति आपके मन में स्नेह पैदा हुआ, उसके ऊपर भरोसा पैदा हुआ। तो आप निश्चित कर लीजिए कि आपको ये बनना है, और मैं आपको कभी नहीं कहूंगा कि आप उसके बजाय ये बन जाइए। सबसे अच्छा उदाहरण दो मेरी जिंदगी में आया, सबसे अच्छा उदाहरण है एक बिट्टू का, एक पंकज का। पंकज ने कहा कि मैं कंप्यूटर पढ़ूंगा, और वो लड़का हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में भी जनरल लड़कों से अलग हट करके कंप्यूटर को सब्जेक्ट बना के पढ़ा, और बीसीए किया। और उसने कहा कि मैं नहीं पढ़ूंगा गंभीरता से, मुझे 80% नहीं ले आना है, मैं पढ़ लूंगा तो पगला जाऊंगा। अगर 80% आ जाएगा तो मैं पगला जाऊंगा। तो उस शाम को भी सोया जिस सुबह उसको अलग अलग प्रतियोगिताओं का एंट्रेंस एग्जाम देने जाना था। नहीं पढ़ा, कभी नहीं पढ़ा। दूसरा उदाहरण बिट्टू का, 2 साल 3 साल 4 साल तैयारी करने के बाद भी जब बिट्टू का कोई मेडिकल कंपटीशन नहीं निकला, तो मैंने तक ने ये निर्णय कर लिया कि अब बिट्टू को उमाशंकर की तरह अपनी लाइन बदल देनी चाहिए, कुछ दूसरा पेशा के बारे में सोचना। बिट्टू ने कहा नहीं सर, मैं तो जब बनूंगा तब डॉक्टर बनूंगा। और जब बिट्टू ने कहा कि मैं डॉक्टर बनूंगा, तो मैंने कहा कि ना डॉक्टर त्रिपाठी, बिट्टू अभी डॉक्टरी की तैयारी करेंगे। वह दिन भी आया जब मुझे लगा कि अब बच्चे का सफोकेशन बढ़ रहा है, संघर्ष तनाव चरम पे पहुंच रहा है। मैंने कहा अब तक मैंने नहीं कहा, अब कह रहा हूँ कि बिट्टू के लिए आप सीट खरीदिए, किसी भी कीमत पे कहीं भी मिले सीट खरीदिए। डॉक्टर त्रिपाठी ने मेरे कहने से बहुत सारे काम, जीवन के फैसले किए, अपने अपने बच्चों के। मैंने कहा हथियार खरीदिए, तुरंत हथियार खरीदा। मैंने कहा कि आपके पास बंद 4 चक्के की तेज गाड़ी होनी चाहिए, ये वैन से काम नहीं चलेगा, एम्बुलेंस से नहीं। गाड़ी खरीदिए, सफेद रंग की खरीदिए, और उस पर हड्डी अस्पताल लखीरामपुर का पोस्टर मत चिपकाइए, सुरक्षा का सवाल है। तुरंत उठा, तुरंत फोन उठा, बोला तिवारी जी अभी। मैंने कहा बिट्टू के
पढ़ाई के लिए, अब सीट खरीदिए। बोले मेरे पास पैसा ही नहीं। मैंने कहा मेरे झोले में 60,000 रुपए की एफडी है। बोले देखूं, दिखाया। मैंने कहा अभी इस पे सिग्नेचर करता हूँ, यहीं से बिट्टू का फंड बनेगा। उन्होंने लिया नहीं, लेकिन बिट्टू की पढ़ाई आगे हुई, बिट्टू डॉक्टर बने। अभी मैं आप लोगों से बात कर रहा था, बिट्टू का मैसेज आया है कि मुझे आने में देर हो सकती है, आपका सामान आ गया। मैंने कहा स्टडी सर्किल चल रही है, बाद में बात। तो बिट्टू जो करना चाहे वो करने में मैंने उनकी मदद किया, पंकज जो करना चाहे वो करने में मैंने उनकी मदद किया, चाहे मन से, चाहे तन से, चाहे धन, जो मेरी सीमाएं। आप भी जो करना चाहेंगे, जो भी करना चाहेंगे, मैं आपकी करने में मदद, जो मेरी बची खुची कुवत है, निश्चित करूंगा। क्यों? कि वो जो बताया ना कि 2 टांग वाला ही मेरा देवता है, वही मेरा भगवान है। तो 2 टांग वाले आप भी इस रूप में आपको तय करना पड़ेगा कि आपको क्या करना। हाँ, अगर आप गड़बड़ करते दिखाई देंगे, विचलन होता दिखाई देगा, तो मैं भाई कहूंगा जरूर आपको, चाहे मिर्चा लगे चाहे बुरा लगे, मेरा कोई उसमें अपराध नहीं, जो मेरा कर्तव्य है। आप जब दूर जाना चाहेंगे, कितना भी तकलीफ मुझे होगी, नमस्ते करूंगा, आपकी आजादी का सम्मान करूंगा। बहुत से लोग दूर गए, आप नजदीक आएंगे। सबसे नजदीक के आदमी ने मुझसे कहा कि अब मैं आपसे नहीं मिलूंगा। मैंने कहा ठीक, ये आपके स्वतंत्रता है, हम आप फोन पे, नेट पे हैं, कभी भी एक दूसरे को छू सकते हैं, आप अपना रास्ता चुनने के लिए आ जाए। उसने कहा कि मेरे मरने के बाद भी वो इस काम को जारी रखेगा। मैंने कहा ये आपकी स्वतंत्रता है, लेकिन मुझे ये दिखाई दिया कि उसके अपने कैरियर का सवाल भी इस काम के साथ जिंदा रहने की शर्त है। मैं जितने विभिन्न तरह की गरीबी और सुविधाओं के दौर से गुजरा, जितने समझौतों को ठोकर मारी, उसकी जिंदगी में तो और कठिनाई और संश्लिष्ट और जटिलता आने वाली। मेरी पीढ़ी की तुलना में उसकी पीढ़ी और ज्यादा धूर्त और मक्कार और चालाक और सतर्क। मुझे तो और मासूम लोगों को डील करना पड़ा, उसको तो और ज्यादा फास्ट लोगों को डील करना पड़ेगा। तो उसके पास बुद्धि बल, शारीरिक बल, मनोबल और धन बल, जन बल के साथ जरूरी है। तो उसकी अपनी तैयारी प्रभावित न होने पाए। आपके बीच है, आप सभी के सम्मान के पात्र हैं, लेकिन स्वतंत्रता और कर्तव्य दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आत्मसंघर्ष में आपकी अपनी स्वतंत्रता है, आपका अधिकार है कि आप अपना रास्ता चुनें, लेकिन जब रास्ता चुन लिया तो उस रास्ते पर चलना आपका कर्तव्य है। महज एक कदम गलत चला था राहे शौक में, मंजिल तमाम उम्र मुझे ढूंढती रही। उन्होंने कहा आप झूठ बोलिए। मैंने कहा नहीं, जितना सच है उतना तो बता दूंगा, जो झूठ नहीं बता। हंसी मजाक दूसरी चीज है, लेकिन वो धंधा मेरा साथ। पंत ने अपने भाई से कहा कि तिवारी जी झूठ नहीं बोलते। विजय ने कमला और डॉक्टर एसपी राय की उपस्थिति में कहा कि तिवारी जी झूठ नहीं बोलते। एकदम कटी कटा पे तनाव पर मामला था, आर पार पे। तो ये गुडविल बनी हुई है, झूठ नहीं बोलते तो नहीं बोलते। जितना जरूरी नहीं है नहीं बोलेंगे, लेकिन जो जरूरी है वो सच ही बोलेंगे, सच से सिवा नहीं। तो इस चीज को आपने एक मानक बनाया, तभी ना गुडविल बनी। तो अब मैं नहीं कह रहा हूँ सच बोलता हूँ, अब लोग कह रहे हैं सच। लोग कैसे कह रहे हैं? क्योंकि उन्होंने बार बार इस चीज को देखा, परखा। उनके पास भी अपना दिमाग है, वो सुबह से शाम तक झूठ बोलते हैं, लेकिन वो उस सच का सम्मान भी करते हैं जिसको वो नहीं बोल पा सकते, अपनी सीमाओं के चलते नहीं, अपनी प्राथमिकता के चलते। वो जैसा बनना चाहते थे वैसा बन गए, जो बनना चाहते थे उसमें झूठ उसका शर्त है।
तो आप पहले तय कर लीजिए कि क्या बनना है, कितना बनना है, इस परियोजना के कितने संपर्क में रहना है, अंदर रहना है, बाहर रहना है, परिधि पे रहना है, कोर में रहना है। दुनिया बदलती रहती है और डांगे जैसा आदमी पतित हो सकता है। लेनिन से पहले वो कौन आदमी जो रूस में शुरू किया था सेकंड इंटरनेशनल और थर्ड इंटरनेशनल पे, जिसके साथ उनका डिस्कशन हुआ था, नाम दिमाग से उतर रहा है, वो आदमी नरोत्वादियों के साथ जाकर के खड़ा हो सकता है। तो कोई भी कुछ भी दुनिया में हो सकता है, मैं भी पतित हो सकता हूँ। अभी तक अपने को नहीं मानता, मैं अपने रास्ते पे चल रहा हूँ, रिप्रोडक्शन कर रहा हूँ। जो एक मॉडल बनाया था उसी का बड़ा दूसरा, जो बनाया था उससे बड़ा दूसरा, आगे करता था। जो मुझे करना है वही कर रहा हूँ और मैं करके संतुष्ट हूँ। क्या आप करके संतुष्ट हो सकते हैं? उसके लिए मेरे पास जवाब है कि हाँ, 101% हाँ। कब? जब आप इस विश्लेषणात्मक पद्धति से आत्मविश्लेषण करें और अपनी प्राथमिकताओं का विश्लेषण करके अपनी प्रायोरिटी सेट कर लें कि नंबर 1 पे ये करना है, तो जब ये करना है तो 99 छोड़ना पड़ेगा। जैसे हम बात कर रहे हैं तो हमने अपना नाश्ता और भोजन छोड़ा हुआ है, हमने अपना फोन रिकॉर्डिंग पे लगाया हुआ है, तो बहुत सारे लोगों की कॉल आए और रिसीव हुए बिना लौट गए। तो इस रूप में हमको छोड़ना पड़ता है। हम जब ये लटका देंगे कि काम जारी है, आप अंदर मत आइए, तो जो आएगा उसको लौटना पड़ेगा। वो लौट के हमेशा के लिए भी जा सकता है, और अगर ईमानदार रहा, उसका अहंकार नहीं चोट खाया, तो लौट के आएगा, अगली बार समय का सम्मान करेगा। तो जब प्राथमिकता तय कर लेंगे तो उस प्राथमिकता के लिए आप जिएंगे, मरेंगे, करेंगे। जब उस प्राथमिकता से विचलित होंगे तो आपको ये महसूस होगा कि नहीं, मुझसे ये चूक हो रही है, बचो। बचने की कोशिश में भी फिर गिरते पड़ते बढ़े चलो, स्टेट में डेवलपमेंट नहीं होता। आप चूक करते हैं, थोड़ी असफलता मिलती है, फिर सफलता मिलती है, फिर असफलता मिलती है, जिग-जैग डेवलपमेंट होता है, ग्राफिकल। तो लेकिन होता है, हो रहा है, आपका भी हो रहा है, मेरा भी हो रहा है, हम सब लोगों का हो रहा है, आपकी परियोजना का भी हो रहा है। कल ही वाला वो बताया तो उस आदमी ने 30 बच्चों का एक्सेल बना करके तब इन्फॉर्म किया। आज उससे बातचीत होगी, हो सकता है बोलना कि आप मार्गदर्शन कीजिए। मैं क्या मार्गदर्शन करूँ, मैं खुद लेके डूब उतरा रहा हूँ, वो तो मुझसे ज्यादा सक्षम आदमी, तो उससे भी सच बात करूँ। तो आपको अपने बारे में पहले फैसला करना चाहिए। आप किसी की मदद कब करते? जब आपके अंदर मदद करने की कुव्वत, धन से, बल से, बुद्धि से। और अगर कुव्वत नहीं है तो मोमबत्ती में पहले मोम जुटाइए, स्वार्थी बनिए, अपने लिए कीजिए तो दूसरों के लिए कर पाएंगे। और केवल स्वार्थी बन गए, दूसरों के बारे में सोचना बंद कर दिए, तो सबसे बुरे हो जाएंगे। मिर्चा कोई नहीं खाना पसंद करता, लड्डू सब लोग खिलाते हैं एक दूसरे। ऐसा नहीं है कि एक कटोरा मिर्चा ले आइए आइए सब लोग मिर्चा खाइए, बहुत अच्छा मिर्चा है, देखिए कितना हरा हरा लाल लाल। कोई कहेगा अगर मैं रख दूं एक कटोरा मिर्चा, कहेगा पागल हो गया है, मिर्चा खिला रहा है। तो आपको अपनी प्राथमिकता आत्मसंघर्ष पर विजय पाने में तय करनी पड़ेगी, उसमें लगना पड़ेगा, तभी आप फ्रस्ट्रेशन से उभरेंगे, तभी आप रिएक्शन से उभरेंगे। हाँ, लोगों के बीच में रहना है तो एडजस्ट, अवॉइड, टॉलरेट करना पड़ेगा। एक्शन और रिएक्शन से उभरना है, डिप्रेशन में जाने से उभरना है, टेंशन से उभरना है, तो क्रिएशन करना है। ये एकदम सोचा समझा मामला है और इससे कोई बच नहीं पाया। ये सहज वृत्तियां हैं, आपके साथ भी है। सब बात क्लियर है? मेरी बात खत्म। ये सेव नहीं कर पा रहा है, कुछ कर रहा है, देखिए।